हेलो दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉज नंबर 7 का प्रोसेस रिक्वायरमेंट में, जिसका सब क्लॉज है 7.2 सिलेक्शन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ मेथड्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था सिलेक्शन ऑफ वेरिफिकेशन। तो और पार्ट 2 में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वैलिडेशन ऑफ मेथड। हम मेथड को, जो हम मेथड यूज करते हैं लैब में, उसका हम वैलिडेट कैसे करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस है 170252 डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है। तो आज हम उस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। तो गाइज, और चलते हैं अपने वीडियो चलने पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे टॉपिक का नाम कमेंट कीजिए, तो मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो उस टॉपिक पे होगा। ISO IEC 1702/2017 पार्ट 11। आज हम 11 पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आज का जो हमारा टॉपिक है 7.2 सिलेक्शन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ मेथड पार्ट 2। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो गाइस, 7.2.1 सिलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ मेथड्स, ये हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है वैलिडेशन ऑफ मेथड। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। कहते हैं तो आज हम जानते हैं वैलिडेशन क्या होता है। प्रोविजन ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट ए गिवन आइटम इज फुलफिल स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स where the specified requirements are adequate for an intended use। ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस का ऐसा प्रोविज़न है, ऐसा प्रावधान है, एक एविडेंस है जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो गिवन आइटम है वो किसी खास रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है, वेयर द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स आर एडिक्वेट फॉर एन इंटेंडेड यूज। वो जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है वो किसी खास तरह के काम को करने के लिए एडिक्वेट है। मतलब कि जो भी इंटेंडेड यूज है, जो काम हम करना चाहते हैं, उसका एक स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट को हमारा जो मेथड है उसको फुलफिल कर रहा है। किसी चीज़ को चेक करना ही वैलिडेशन कहलाता है। जिस काम के लिए आइटम या मेथड है हमारे पास, वह उस काम को कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, इसी चीज़ को चेक करना ही वैलिडेशन कहलाता है। तो गाइस, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सब क्लॉज हमारा 7.2.2.1 द लेबोरेटरी सेल validated non-standard methods, laboratory developed methods and standard methods used outside their intended scope or otherwise modified. The validation shall be as extensive as is necessary to meet the needs of the given application or field of applications। इसमें कहा गया है द लेबोरेटरी सेल लेबोरेटरी वैलिडेट करेगा नॉन स्टैंडर्ड मेथड को, लेबोरेटरी डेवलप्ड मेथड को, जिसको लेबोरेटरी ने खुद डेवलप किया है जिस मेथड को, एंड स्टैंडर्ड मेथड्स यूज्ड आउटसाइड देयर इंटेंड स्कोप और अदरवाइज मॉडिफाइड। उस तरह के स्टैंडर्ड मेथड को भी लेबोरेटरी वैलिडेट करेगा जिस मेथड का यूज हम उसके इंटेंडेड स्कोप के आउटसाइड जाके कर रहे हैं, यानी कि जो उस स्टैंडर्ड का रेंज है, उस रेंज से बाहर हम उसका यूज कर रहे हैं, या फिर वह स्टैंडर्ड जो जिस काम के लिए नहीं बनाया गया है, उस काम में अगर हम उस स्टैंडर्ड को ले रहे हैं, उस टाइम में उस स्टैंडर्ड का भी वैलिडेशन करना पड़ेगा और हमें चेक करना पड़ेगा कि वो मेथड उस काम के लिए परफेक्ट है जिस काम को हम करवाना चाहते हैं। और अदरवाइज मॉडिफाइड, या फिर पब्लिक स्टैंडर्ड में हम कोई मॉडिफाइड कर रहे हैं तो मॉडिफिकेशन के बाद हम उसका वैलिडेशन करेंगे। हम चेक करेंगे कि उस स्टैंडर्ड का यूज किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। द वैलिडेशन शैल बी एज एक्सटेंसिव एज is necessary to meet the needs of the given application of the field application। as extensive as is necessary, नहीं, वो जितना नेसेसरी है, जितना ज़रूरी है, उतना ही वो एक्सटेंसिव होगा, उतना ही उसका पैमाना व्यापक होगा। तो वैलिडेशन को हमें उतना एक्सटेंसिव रखना है जितना कि ज़रूरत है, हमें उसको व्यापक तरीके से करना है, उसको अच्छे तरीके से करना है, जिससे कि एप्लीकेशन का जो नीड्स है उसके नीड को या उसके रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके, यानी कि जिस मेथड के लिए उसका हम यूज़ कर रहे हैं उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकें, मीट कर सकें। इस तरीके से हमें उस मेथड को वैलिडेट करना है। नोट 1 में लिखा है वैलिडेशन कैन इंक्लूड प्रोसीजर्स फॉर सैम्पलिंग, हैंडलिंग एंड
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स। वैलिडेशन जो हम सैम्पलिंग करते हैं उसके प्रोसीजर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। टेस्ट या कैलिब्रेशन आइटम जो भी इक्विपमेंट है लैब के अंदर, उसके हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमने प्रोसीजर बना रखा है, उस प्रोसीजर का भी हम वैलिडेशन कर सकते हैं। यह सुझाव दिया गया है, यह मैंडेटरी नहीं है। नोट 2 में क्या है, द टेक्निकल यूज फॉर मेथड वैलिडेशन कैन बी वन ऑफ और ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ टेक्निक दिया गया है जिसके थ्रू हम मेथड वैलिडेशन को कर सकते हैं, जो कि नीचे के कुछ पॉइंटों में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कैलिब्रेशन और इवैल्यूएशन और बायस एंड प्रिसीजंस यूजिंग रेफरेंस स्टैंडर्ड्स और रेफरेंस मटेरियल्स। तो अगर हम अपने लैब में रेफरेंस मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं या फिर रेफरेंस स्टैंडर्ड का यूज़ कर रहे हैं, वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए। या फिर आपका जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है या फिर जो आपका रेफरेंस मटेरियल है या फिर जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो कितना प्रिसाइज है, कितना बायस है उसके अंदर, उस चीज़ का आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है बी में, सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। सभी फैक्टर्स जो लैब के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है उसको सिस्टमैटिक असेसमेंट करना है, उसको चेक करना है कि उस फैक्टर से आपके लैब का रिजल्ट क्या बदलाव आ सकता है। तुरंत आपको करेक्टिव, अगर आपको कोई इन्फ्लुएंस देखें तो तुरंत आपको करेक्टिव एक्शन लेकर उसको ठीक करना है। एंड थर्ड पॉइंट इज टेस्टिंग मेथड्स रोबस्टनेस थ्रू वेरिएशन ऑफ कंट्रोल्ड पैरामीटर्स सच एज इंक्यूबेटर टेम्परेचर वॉल्यूम डिस्पेंस्ड। रोबस्टनेस का मतलब होता है मजबूती। आपका जो टेस्टिंग मेथड है उसको आपको रिवर्स रखना है थ्रू वेरिएशन ऑफ कंट्रोल पैरामीटर्स। हमने छोटे छोटे चेंज करके चेक करना है कि आपका जो मेथड है वो इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। जैसा कि आप कभी पर्सन को चेंज करके देख सकते हैं कि आपका जो मेथड है वही रिजल्ट आ रहा है या नहीं, या फिर कभी आप इक्विपमेंट चेंज करके देख सकते हैं आप कि आपका रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं, या फिर आप टेम्परेचर को बढ़ा या घटा के चेक कर सकते हैं कि कितने से कितने के रेंज के बीच में आपका मेथड वैलिड है या सही है। या फिर आप वॉल्यूम को आगे पीछे कर सकते हैं, अलग अलग वॉल्यूम में अपने मेथड को ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मेथड को रिवर्स कर सकते हैं। एंड डी पॉइंट इज कंपेरिजन ऑफ रिजल्ट अचीव्ड विथ अदर वैलिडेशन मेथड। जो मेथड पहले से वैलिडेटेड है उससे आप टेस्ट करिए, उसके बाद आपने जो मेथड बनाया है उससे टेस्ट कीजिए, फिर देखिए रिजल्ट जो है उन दोनों में क्या डिफरेंट आ रहा है। अगर कोई डिफरेंट आए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मेथड है वो सही नहीं है। इस तरह से भी आप वैलिडेशन कर सकते हैं। ई पॉइंट है हमारा इंटर लैबोरेटरी कंपेरिजन। अपने मेथड से किसी सैंपल का टेस्टिंग कर लीजिए, जो आपने मेथड वैलिडेट किया है, जो आपने मेथड बनाया है उस मेथड से आप किसी सैंपल का टेस्टिंग कर लीजिए, फिर वही सैंपल किसी अदर लैब में भेज के आप टेस्टिंग कीजिए, करवाइए, फिर उन दोनों का रिजल्ट मैच कीजिए, फिर देखिए दोनों का रिजल्ट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रिजल्ट मैचिंग है तो आपका मेथड सही है, अगर रिजल्ट मैच नहीं हो रहा तो आपका मेथड गलत है। तो इन सब तकनीकों से आप अपने मेथड का वैलिडेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा सब क्लोज है 7.2.2.2। When change are made to a validate method, the influence of such change shall be determined, and where they are found to affect the original validation, a new method validation shall be performed. जब भी कोई चेंज को किया जाता है, जब भी किसी मेथड में, टू ए वैलिडेटेड मेथड, जो मेथड पहले से ही वैलिडेटेड है, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स है उसके अंदर हम कोई चेंज करते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ सच चेंजेस शैल बी डिटरमाइंड। तो उस चेंज के कारण उस रिजल्ट के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस आ सकता है उसको हमको डिटरमाइन करना है, उसको हमको चेक करना है। एंड दे आर फाउंड टू अफेक्ट द ओरिजिनल वैलिडेशन, ए न्यू मेथड वैलिडेशन शैल बी परफॉर्म। और अगर आपको यह मिले कि उस चेंज के कारण ओरिजिनल वैलिडेशन का जो रिजल्ट था और आपने जो चेंज किया है उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उन दोनों के बीच में डिफरेंट है, तो उस नया मेथड को आपको फिर से वैलिडेट करना पड़ेगा। और तब तक वैलिडेट करना पड़ेगा जब तक कि आप यह इंश्योर ना कर लें कि चेंज करने के बाद जो आपका नया मेथड है उसका भी रिजल्ट वही आ रहा है जो पुराने मेथड का था। ऐसा कंडीशन कब आ सकता है, इसको देखते हैं। मान के चलिए कि एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू किसी टेस्ट को किया जाना है, लेकिन उस स्टैंडर्ड का कुछ रिक्वायरमेंट है जिसको आप फुलफिल नहीं कर सकते। आप क्या करोगे कि उस स्टैंडर्ड का जो मेथड है कुछ चेंज करके ऐसा बनाओगे कि जिसको आप परफॉर्म कर सके। जब भी आप कोई नया मेथड अपने सहूलियत के हिसाब से बना रहे हैं या अपने लैब के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वो नया मेथड का रिजल्ट है
एक्चुअल मेथड जो है उससे मैच होना चाहिए। तो उसको आपको अच्छे से वैलिडेट करिए, फिर आप उस नए मेथड को यूज कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सब क्लॉज 7.2.2.3 द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिडेट मेथड्स एज असेस्ड फॉर द इंटेंडेड यूज shall be relevant to the customer's needs and consistent with specified requirements। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? यह किसी टेस्ट का वो प्रॉपर्टी है जो उस टेस्ट की क्वालिटी के बारे में बताए। एग्जाम्पल के लिए एक्यूरेसी, प्रिसीजन एक्सेट्रा। तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक है वो किसी टेस्ट के या उस टेस्ट की क्वालिटी के बारे में बताता है। तो रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिडेटेड मेथड्स एज एसेट फॉर द इंटेंडेड यूज। जब हम किसी इंटेंडेड यूज़ के लिए किसी भी वैलिडेटेड मेथड का असेसमेंट करते हैं या फिर मूल्यांकन करते हैं, शैल बी रिलेवेंट टू द कस्टमर्स नीड्स एंड कंसिस्टेंट विथ स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। तो वो जो असेसमेंट है वो कस्टमर के नीड्स के रिलेवेंट होना चाहिए, यानी कि कस्टमर को जो चाहिए होता है उसके अनुसार होना चाहिए, और उसके साथ भी कंसिस्टेंट विथ स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, और जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स है उसके अनुरूप होना चाहिए। तो वैलिडेट मेथड की क्वालिटी का या फिर परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स का जब भी हम असेसमेंट करेंगे, एक दो चीज़ें ध्यान रखना होगा। वो जो असेसमेंट है कस्टमर के नीड्स के रिलेवेंट यानी कि उसके अनुसार होना चाहिए, और जो भी टेक्निकल स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स है उससे कंसिस्टेंट होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए, उसके अनुरूप होना चाहिए। नोट में दिया गया है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन इंक्लूड। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या इंक्लूड किया गया है देखते हैं। बट आर नॉट लिमिटेड टू मेजरमेंट्स रेंज। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन इंक्लूड, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या इंक्लूड हो सकता है वो देखते हैं। बट आर नॉट लिमिटेड टू, यहाँ पे जो दिया गया है इसके अलावा भी हो सकता है। मेजरमेंट रेंज, एक्यूरेसी, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी ऑफ द रिजल्ट, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन, सेलेक्टिविटी ऑफ द मेथड्स, लिनियरिटी और रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, robustness against external influence और cross sensitivity against interference from the matrix of the sample और test object and bias। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट सब क्लॉज हमारा है 7.2.2.4। इसमें क्या देखते हैं। द लेबोरेटरी शैल रिटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ वैलिडेशन। फर्स्ट हमारा क्या है, द वैलिडेशन प्रोसीजर्स यूज्ड, सेकंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, थर्ड determinations of the performance characteristics of the methods, D results obtained, E a settlement of the validity of the methods detailing its fitness for the intended use। तो लेबोरेटरी जो है वैलिडेशन का जो रिकॉर्ड है उसको रिटेन करके रखेगा, और वैलिडेशन के कौन कौन से रिकॉर्ड को वो रिकॉर्ड करके रखेगा ये नीचे दिया गया है। पहला में है वैलिडेशन प्रोसीजर यूज्ड, कौन से प्रोसीजर से आपने वैलिडेशन किया है उस प्रोसीजर को आपको रिटर्न करके रखना है। सेकंड है स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, आपके रिक्वायरमेंट्स का स्पेसिफिकेशन जिसके बिहाफ पे आपने मेथड को वैलिडेट किया है। सी डिटर्मिनेशन ऑफ द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेथड, मेथड के परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स का आपने कैसे डिफाइन किया है, डिटरमाइन किया है, इसके डिटेल को भी आपको रिटर्न करके रखने हैं। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो भी टर्म्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको भी हमें रिटर्न करके रखने हैं। डी रिजल्ट ऑब्टेन्ड, वैलिडेशन के टाइम में हमें कौन कौन से रिजल्ट मिले उन सभी के रिकॉर्ड्स को रिटर्न करके रखने हैं। ई स्टेटमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द मेथड डिटेलिंग इट्स फिटनेस ऑफ द इंटरनेट यूज, उस मेथड के वैलिडिटी के ऊपर आपको एक स्टेटमेंट देने हैं जिसके अंदर आपको डिटेल में बताना होगा कि ये जो मेथड है आपके इंटरनेट यूज के लिए कितना फिट हो रहा है, यानी कि इसका रेंज क्या है, इसका एक्यूरेसी क्या है, इसका प्रिसाइज वैल्यू क्या है, इन सबको आपको डिटेल में बताना है और उसके रिकॉर्ड को रिटेन करके रखना है।